हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? मजे में हैं। तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो लगातार टेस्ट सीरीज जा रहा है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और बहुत जल्दी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लास का भी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि जो वीकेंड बैच होता है, जो टारगेट बैच है, वो टारगेट बैच कम से कम जो महत्वपूर्ण टॉपिक सब जाएगा वो आप लोग के मोबाइल में जाए। और मेरे मोबाइल चैनल के ऑपरेटर भी इस बात पर लगे हुए हैं। बहुत जल्दी हम लोग उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। तब तक जो डेली टेस्ट वो डिस्कशन होता है उसको आनंद लें, अधिक से अधिक क्वेश्चन को बनावे। और मैं अभी फिर कह देता हूं, प्रत्येक लोग कम से कम एक सेट डेली बनाना, जिससे मैथ भी रहना चाहिए, रीजनिंग भी रहना चाहिए और जीके जीएस भी रहना चाहिए। केवल बना नहीं लेना है, उसका एनालिसिस भी करना है कि आपने कितना बनाया, कौन सा तुक्का बनाया था तो सही हो गया। तुक्का वाले आपका कंसेप्चुअल नहीं होगा। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को टॉपिक से पढ़ ले, बुक से पढ़ ले, कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़े। मैं बार बार कहता हूं ऑथेंटिक बुक, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पास करा सकता है, एक क्वेश्चन आपको फेल करा सकता है। तो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, बहुत ज्यादा निगेटिव पर कंट्रोल होना चाहिए। इन तमाम चीज को ध्यान में रखकर भरपूर तैयारी करें। आशा और विश्वास है रिजल्ट होके रहेगा। आइए इन्हीं सबों के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पीरकनाशी ओजोन का क्षरण करता है? ओजोन परत। पहला क्वेश्चन आया कि ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है? तो सतह से वायुमंडल का 5 लेयर, सतह से वायुमंडल का 5 परत। पहला ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, तीसरा मीजोस्फियर मध्यमंडल, चौथा आइनोस्फियर आयन मंडल और पांचवा एक्सोस्फियर बहिर्मंडल, जिसमें दूसरा मंडल समताप मंडल में ओजोन गैस वाले परत पाई जाती है। तो मेथिल ब्रोमाइड एक ऐसा कीटनाशक पदार्थ है जिसे ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेवार माना गया। क्वेश्चन पूछेगा, ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेवार कीटनाशक पदार्थ या पीरकनाशी या पेस्टिसाइड्स कौन है? मेथिल ब्रोमाइड, CH3Br। लिख लेंगे। देखिए, पीरकनाशी ऑब्लिक कीटनाशी ऑब्लिक पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स मेथिल ब्रोमाइड CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड को ओजोन परत का क्षरण होता है। ओजोन परत का क्षरण होता है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, ओजोन परत। ओजोन परत सतह से ऊंचाई के आधार पर दूसरा परत, सतह से ऊंचाई के आधार पर दूसरा परत, सतह से ऊंचाई के आधार पर दूसरा परत, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर का हिस्सा है। समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर का हिस्सा है। फिर अगला पॉइंट, समताप मंडल में पाए जाने वाले
समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षक छतरी सेफ्टी अम्ब्रेला, पृथ्वी का रक्षक छतरी कहा जाता है। पृथ्वी का रक्षक छतरी कहा जाता है। पृथ्वी का रक्षक छतरी कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे कीटनाशक पदार्थ। कीटनाशक और क्या कहेंगे? पीरकहारी, पीरकनाशी पदार्थ, पीरकनाशी पदार्थ, मेथिल ब्रोमाइड, का प्रभाव हम लोगों पर भी बुरा पड़ता है। यह बच्चों की अंतःस्रावी ग्रंथि, यह बच्चों की अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड, बच्चों की अंतःस्रावी ग्रंथि को हानि पहुंचाते हुए मस्तिष्क कैंसर तक उत्पन्न कर देता है। मस्तिष्क कैंसर तक उत्पन्न कर देता है। उत्तर दिख लेगा एक का सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राज्य अपहरण नीति, जिसे कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पहला राज्य महाराष्ट्र का सतारा बना, जिसे 1848 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन आएगा कंपनी के शासनकाल। तो कंपनी का शासनकाल पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में, पूरे भारत में अंग्रेजी शासनकाल को दो भागे बांटा गया। पहला कंपनी का शासन, दूसरा क्राउन का शासन। 1773 से 1857 तक कंपनी का शासनकाल कहा गया। 1858 से 1947 तक के काल को महारानी का काल या ताज का काल या क्राउन का शासनकाल कहा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कंपनी के शासनकाल में सबसे ज्यादा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने व्यपगत के सिद्धांत, जिसे अपहरण की नीति कहा गया, व्यपगत के सिद्धांत के तहत कई भारतीय राज्य को मिला लिया। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, करौली, नागपुर, झांसी, पंजाब, सिक्किम, इस सब को मिला लिया। लेकिन अवध को जो 1856 में मिलाया, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, अपहरण की नीति के तहत नहीं, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अवध की रानी बेगम हजरत महल, अवध की रानी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ में इसलिए विद्रोहियों का साथ दी क्योंकि उन पर कुशासन का आरोप लगाया था, जबकि बहुत ही बारीकी ढंग से शासन चला रही थी। उस शासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया तथा विद्रोह में साथ हो गए। जल्दी से लिख लेंगे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी एक विस्तारवादी शासक था, एक विस्तारवादी वायसराय थे, एक विस्तारवादी वायसराय थे। जिन्होंने व्यपगत के सिद्धांत,
डॉक्ट्रीन ऑफ लेप्स या राज्य अपहरण नीति के तहत कई भारतीय राज्य को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल कर लिया। ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल कर लिया, जिसमें पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र का सतारा था, जिसे 1848 में शामिल किया गया। हो गया। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे 1850 में 1850 में बगहात सिक्किम, एक लाइन और लिखेंगे 1849 में 1849 में जैतपुर, संभलपुर, पंजाब, जैतपुर संभलपुर पंजाब। 1852 में उदयपुर, 52 में उदयपुर। 1854 में झांसी, 54 में झांसी को भी मिला लिया। किंतु 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल कर दिया। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तीसरा चलते हैं, वाटरलू कहाँ स्थित है? तो देख भाई, पहले वाटरलू नीदरलैंड में था, वर्तमान में यह बेल्जियम में है। इसी वाटरलू के क्षेत्र में एक युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में, जिसमें नेपोलियन की बुरी तरह हार हो गई और नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर बंदी बनाकर ले गया, जहां 1821 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। एक लाइन लिखेंगे, वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। इसी वाटरलू के मैदान में इसी वाटरलू के मैदान में 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट
1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई और अंत में उसे सेंट हेलेना द्वीप पर बंदी बनाकर रखा गया, जहां पर 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर अगला पॉइंट है नेपोलियन बोनापार्ट को राष्ट्रीयता का मसीहा राष्ट्रीयता का संदेशवाहक राष्ट्रीयता का मसीहा, राष्ट्रीयता का संदेशवाहक, राष्ट्रीयता का भंजक, राष्ट्रीयता का भंजक, आधुनिक फ्रांस का निर्माता, कमा दे देखिए, आधुनिक फ्रांस का निर्माता, लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है। लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है। उत्तर 3 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। चौथा चलते हैं। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो जाए तो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगा। गौर से सुनिएगा, कल बताए थे संतुलन कीमत, तो जितना मांग हुआ उतना आपूर्ति होने लगा तो बैलेंस बराबर होगा, कीमत में कोई उछाल नहीं होगा। और से सुनिएगा, बैलेंस प्राइस, संतुलन कीमत किसे कहेंगे? तो जितना माल की कीमत मांग है उतना आ भी रहा है तो मूल्य बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं होगी। लेकिन मांग हो रहा है 4 का, आ रहा है 2 इसका मतलब 2 का वैल्यू बढ़ जाएगा, मूल्य वृद्धि के होने की संभावना होगी। मांग हो रहा है 2 का, आ रहा है 4, मतलब मूल्य में कमी होने लगेगा। इसका मतलब फिर से समझिएगा, जब मांग की तुलना में आपूर्ति, सप्लाई, डिमांड की तुलना में सप्लाई कम हो तो वैल्यू, कीमत बढ़ता है। जब सप्लाई के तुलना में डिमांड कम हो, आपूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो मूल्य कम हो जाता है। आपूर्ति अधिक हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, धीरे धीरे डिमांड कम होता चला गया तो उद्योग धंधा बंद हो जाएगा। उद्योग धंधे में कार्यरत श्रमिक को बाहर कर दिया जाएगा, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगा। हम लोग का उत्तर भी निकल गया होगा। क्लियर? क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त आपूर्ति अधिक हो जाए, डिमांड के तुलना में सप्लाई अधिक हो जाए तो वस्तु का कीमत लो हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाए। एक लाइन लिखेंगे। 4 का उत्तर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है। जब मांग एवं आपूर्ति बराबर रहता है
तो कीमत संतुलित रहता है। तो कीमत संतुलित रहता है। कीमत संतुलित रहता है। दूसरा पॉइंट, जब मांग की तुलना में आपूर्ति कम होता है, डिमांड के तुलना में सप्लाई कम होता है, तो कीमत में उछाल आती है। मांग के तुलना में आपूर्ति कम होता है तो कीमत में उछाल आती है, मतलब वृद्धि होता है। मांग की तुलना में आपूर्ति कम है तो कीमत में वृद्धि होता है या उछाल आता है। तीसरा पॉइंट, जब मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक हो जाती है, जब मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक हो जाती है तो कीमत में कमी होने के साथ साथ कीमत में कमी होने के साथ साथ बेरोजगारी उत्पन्न होती है। समझ में आई? बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तीन ही चीज था। फिर से एक बार हल्का मूड में ले। जब जितना मांग है उतना आपूर्ति हुआ, बैलेंस प्राइस। मांग अधिक आपूर्ति कम तो कीमत में उछाल। मांग कम आपूर्ति ज्यादा, कीमत गिरेगा। कीमत गिरने के साथ साथ बेरोजगारी भी उत्पन्न होगा। आप लोग का क्वेश्चन यही कर रहा है। उत्तर भी निकल क्या होगा? 4 का डी नंबर, 4 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन चले 5 नंबर में। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने किया? चुपचाप सुनिएगा। 3 क्वेश्चन एकदम अपनी बोलचाल की भाषा में। 3 क्वेश्चन बराबर दे देगा। क्वेश्चन पूछेगा, गौर से सुनिएगा, कुछ अटपटा चीज बोलेंगे। क्वेश्चन आएगा, सब देख रहे हैं हमको, देखेगा तभी समझ में आएगा। देख रहे हैं? क्वेश्चन आएगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। मतलब दिल को चीरने वाला बात लेल्हा बकलेल्हा था, ई कहीं चीर चारो। तो डॉक्टर लेला हेल, डॉक्टर लेला हेल, डॉक्टर लेला हेल कहेंगे लेल्हा चीर के दिखाया था। हनुमान जी थोड़े थे कि देखी सीता मैया, राम भगवान, लक्ष्मण जी सब इसी में हमारा आत्मा में बसते हैं। तो वहां पर यहाँ पर क्वेश्चन है, हृदय का पहला सफल सर्जरी चीर फाड़, डॉक्टर लेल्हा, डॉक्टर लेल्हा। पहला सफल सर्जरी डॉक्टर लेल्हा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि हमारा दिल आपके पास है, इसका मतलब है हृदय का सफल ट्रांसप्लांट। मतलब एक का दिल दूसरे में चल गया, इसे क्या कहेंगे? हृदय का सर्जरी नहीं कहेंगे, ट्रांसप्लांट कहेंगे। प्रत्यारोपण करने वाला अफ्रीकी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ, क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ। भारतीय डॉक्टर डॉक्टर वेणुगोपाल थे, जिन्होंने इसका उसमें उसका उसमें डाला। मतलब हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर डॉक्टर वेणु। 3 क्वेश्चन समझ में आया? पहला चीरचार करने वाला लेल्हा, हमारा दिल आपके पास। अफ्रीकी मूल के वैज्ञानिक क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ और भारतीय डॉक्टर वेणुगोपाल। 3 क्वेश्चन लिख लेंगे।
उत्तर तो निकल गया होगा, क्या होगा? ए नंबर, 5 का ए। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब दूसरा का हृदय लगाया गया, आर्टिफिशियल, पेस मेकर, उससे क्या के प्रत्यारोपण। पहला पॉइंट लिखेंगे, विश्व का प्रथम डॉक्टर, विश्व का प्रथम डॉक्टर वाल्टन लिल्लेहाल, लिल्लेहाल याद करेंगे कि लिल्लेहा काम चल जाएगा। वाल्टन लिल्लेहाल थे जिन्होंने जिन्होंने हृदय, जिसे दिल कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में, हृदय, दिल या हार्ट का सफल सर्जरी किए थे, सफल ऑपरेशन किए थे। दूसरा पॉइंट, विश्व का प्रथम डॉक्टर अफ्रीका के विश्व का प्रथम डॉक्टर अफ्रीका के क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ, क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ, क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ थे जिन्होंने हृदय का सफल प्रत्यारोपण किए थे, ट्रांसप्लांट किए थे। अर्थात पहली बार कृत्रिम हृदय और पेस मेकर का प्रयोग किए थे। फिर लिखेंगे, भारत में पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण, भारत में पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल थे। करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल। छठा क्वेश्चन चले, रडार, रडार मतलब रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग, जिसके द्वारा वायुयान की स्थिति और दिशा का पता लगाया जाता है। यूवी किरण के द्वारा खोज, इसका यूवी किरण और ध्वनि का परावर्तन दोनों सिद्धांत पर काम करते हैं। लिख लेंगे क्वेश्चन का, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन हुआ। 6 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, रडार, RADAR, रडार, रडार रेडियो रेडियो डिटेक्टिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग
जो ध्वनि के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसके द्वारा वायुयान की स्थिति एवं दिशा, वायुयान की स्थिति एवं दिशा, वायुयान की स्थिति एवं दिशा का पता लगाया जाता है। वायुयान की स्थिति एवं दिशा का पता लगाया जाता है। उत्तर निकल गया होगा। 7 नंबर चले। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर के हैं, कई बार बता चुके हैं, गौर से सुन लीजिएगा फिर से एक बार, मेरे तरफ ध्यान दें। हीरा में 4 कार्बन परमाणु एक दूसरे से टेट्राहाइड्रल चतुष्कोणीय आकृति में सजा रहता है, जबकि ग्रेफाइट में 6 कार्बन परमाणु एक दूसरे से परत दर परत आकृति में सजा रहता है। अतः ग्रेफाइट में स्केटिंग का गुण पाया जाता है, फिसलन का गुण पाया जाता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट का प्रयोग ठोस स्नेहक सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आएगा हीरा कठोर क्यों? क्योंकि उसका चतुष्कोणीय बनावट है, टेट्राहाइड्रल शेप है। दूसरी बात, हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक सभी ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा 2.42%। 2. एक लाइन सिर्फ लिखेंगे, उत्तर तो निकल गया होगा। बी नंबर 7 का बी लिखेंगे। प्रकृति में ज्ञात सभी तत्वों में, प्रकृति में ज्ञात सभी तत्वों में प्रकृति में ज्ञात सभी तत्वों में हीरा कठोरतम है। कठोरतम है, जो उसकी चतुष्कोणीय संरचना, जो उसकी चतुष्कोणीय संरचना एवं सर्वाधिक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन में लिखेंगे 2.42 सर्वाधिक अपवर्तनांक के कारण होता है। सर्वाधिक अपवर्तनांक के कारण होता है। उत्तर निकल गया होगा कितना भाई? डी नंबर, बी नंबर 8 का बी, सॉरी 7 का बी। 8 में चले, गोबर गैस। तो सबको पता है गोबर गैस का सबसे प्रमुख मीथेन क्या है? मीथेन है। ध्यान से सुनिएगा, गोबर गैस मीथेन तो है ही, लेकिन अवशिष्ट पदार्थ जो निकलता है, वेस्टेज सब्सटेंस जो निकलता है, उससे उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस भी पाया जाता है, जो एक अच्छा उर्वरक का भी काम करता है। तो उत्तर निकलेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, गांधी जी, आज का उत्तर ए। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए गुजरात में कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचारक नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया। तो नरसिंह मेहता कहाँ क्यों थे? गुजरात में कृष्ण भक्ति आंदोलन के प्रचारक। एक लाइन लिख लेंगे, 9 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। गुजरात में कृष्ण भक्ति आंदोलन का, गुजरात में कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचारक
नरसिंह मेहता ने ही प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए। वैष्णव जन तो तेरे कहिए की रचना किए थे, की रचना किए, जो बाद में महात्मा गांधी का प्रिय भजन भी हुआ। दसवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदा, जब ये कसीदा कहते थे गलैचा, कसीदा की चिकनकारी कला के लिए, तो लखनऊ नवाबों का शहर, और नवाब सब इस सबको बड़े ही चिकनकारी करता था, मतलब गलैचा में भी छोटा छोटा बूंदी बनाता था। जितने भी मुगल कालीन पेंटिंग है वो सभी लखनवी पेंटिंग है। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर 10 का उत्तर लखनऊ। 11 नंबर भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत वाद्य यंत्र बीना है, क्योंकि समुद्रगुप्त का बीना वादक सिक्का मिला है, बीना बजाते हुए सिक्का मिला है, इसके कारण कहा जाता है समुद्रगुप्त जो सिक्का मिला है बीना पर सिक्का का फोटो मिला है, इसका मतलब बीना सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र। हालांकि तबला एवं सारंगी की खोज अमीर खुसरो के द्वारा किया गया दिल्ली सल्तनत के काल में। कव्वाली गायन शैली का खोज अमीर खुसरो ने किया। ध्रुपद गायन शैली का खोज अकबर के दरबारी नवरत्न तानसेन के द्वारा किया। 2 पॉइंट निकलेंगे। 11 नंबर में उत्तर निकलेगा सी, तो प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र, प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र बीना को माना जाता है। जिसका प्रथम प्रमाण भारत का नेपोलियन कहे जाने वाला समुद्रगुप्त के सिक्का से मिला है। समुद्रगुप्त के सिक्का से मिला है। समुद्रगुप्त के सिक्का से मिला है। क्वेश्चन लिखें बीना वादक सिक्का, बीना वादक सिक्का, बीना वादक सिक्का हो गया। बीना वादक सिक्का। फिर लिखेंगे कव्वाली गायन तबला एवं सारंगी का खोजकर्ता यूपी के एटा निवासी अमीर खुसरो को माना जाता है।
यूपी के एटा निवासी अमीर खुसरो को माना जाता है, जो दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के दरबार को सुशोभित किया था। कितने? 8 सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तान के दरबार में रहा था। आइए अगला क्वेश्चन, एक और ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता अकबर का दरबारी संगीतकार अकबर का दरबारी संगीतकार तानसेन थे। दरबारी संगीतकार तानसेन थे। अब क्वेश्चन पूछता है, तानसेन की कई रचना मियाँ की टोरी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार और दरबारी कांगड़ा। मियाँ की टोरी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार और दरबारी कांगड़ा। अगला क्वेश्चन बढ़े, भारत में एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में कौन सा निर्णायक युद्ध साबित हुआ? गौर से सुनिएगा। कर्नाटक के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच 3 बार युद्ध हुआ, जिसका कारण कुछ और रहता था। प्रथम एंग्लो फ्रेंच वार, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना गया, प्रथम एंग्लो फ्रेंच वार 1846 से 1848 तक चला। 46 से 46 से 48 तक चला। 1746 से 1748 तक चला, जिसका मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया में चल रहे उत्तराधिकारी का युद्ध। ऑस्ट्रिया में चल रहे उत्तराधिकारी का युद्ध। फिर क्वेश्चन बनेगा, इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? अंग्रेजी कंपनी की हार हो गई, फ्रांसीसी कंपनी की जीत हो गई। एला सापल की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी की जीत हो नहीं पाई था कि उधर युद्ध समाप्त हो गया। उस समय फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। 1749 से लेकर 1754 तक दूसरा युद्ध चला। इसका कारण था डुप्ले की महत्वाकांक्षा। लेकिन कंपनी की हार, फ्रांसीसी कंपनी की हार हो गई। पांडिचेरी के संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चला, जिसका मुख्य कारण था यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध। यह युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। लेकिन इस तीसरा जो युद्ध हुआ, इसी दौरान 1760 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी के बॉडी को वाश कर दिया। 1760 में बॉडी को वाश कर दिया, मतलब बॉडी वाश का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ और भारत में फ्रांसीसी कंपनी का पर्दे समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन आपका आ गया होगा, निर्णायक युद्ध कौन था? बॉडी वाश का युद्ध 1760। जल्दी से 2 पॉइंट निकलेंगे। उत्तर निकलेगा 12 का ए नंबर। ये कर्नाटक के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी एवं फ्रांसीसी कंपनी के बीच 3 युद्ध हुआ, जिसे एंग्लो फ्रेंच वार या कर्नाटक युद्ध कहा जाता है।
तीनों का होना चाहिए। देखिए पहला युद्ध 1746 से 1748, कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध, समाप्ति एला सापल की संधि, समाप्ति एला सापल की संधि। दूसरा युद्ध 1749 से 54, कारण डुप्ले की महत्वाकांक्षा, डुप्ले की महत्वाकांक्षा समाप्ति पांडिचेरी की संधि। तीसरा युद्ध 1756 से 63, कारण सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में चल रहा था, समाप्ति पेरिस की संधि। और इसी युद्ध के दौरान क्या हुआ, 1760 ईस्वी में बॉडीवास का युद्ध हुआ। लिखेंगे इसी दौरान 1760 में बॉडीवास का युद्ध, जिसमें अंग्रेजी कंपनी के द्वारा फ्रांसीसी कंपनी की पूरी तरह पराजय, पराजित कर दिया। बारह क्लियर। 13 नंबर चले। अब 13 नंबर कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो 1613 में सूरत में, जिसे मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा 1615 ईस्वी में मान्यता दिया गया। स्थापना 13 में, सरकारी मान्यता या मुगल फरमान द्वारा मान्यता 1615 में। बस क्वेश्चन में ही लिख लेंगे सूरत 1613, किंतु जहांगीर के द्वारा मान्यता 1615 में। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का रहा है, बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी व्यवस्था परसों लिखाए थे, जिसे जमींदारी व्यवस्था या इजारेदारी व्यवस्था कहा गया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस में। बिहार, बंगाल,
उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में भारत के कुल मिलाकर कितने प्रतिशत? 19% भाग पर लागू किया गया। उत्तर निकलेगा 14 का डी नंबर, 14 का डी। 1793 में, 13 का बी था, 14 का डी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कौन सा अस्थाई बंदोबस्त? चूंकि लिखा दिए थे तो डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, परसों लिखाए थे। इजारेदारी, फिर एक और बताए थे रैयतवारी, जो प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश क्षेत्र में। महलवारी कहां पर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता किसके द्वारा दिया जाएगा? तो दो प्रकार का क्वेश्चन बना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता पेंशन सब दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता तो दिया जाएगा राज्य के संचित निधि से, लेकिन उसका पेंशन दिया जाएगा केंद्र के संचित निधि से। इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, राज्यपाल का वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाएंगे, लेकिन उसका पेंशन केंद्र सरकार के संचित निधि से दिया जाएगा। उत्तर भी निकल गया होगा 15 का सी नंबर, पेंशन भी वहीं से, वेतन भत्ता भी वहीं से। 16 नंबर चले, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, तो देखो अनुच्छेद 214 में दो को बात की गारंटी दिया गया, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष सब बराबर है, हम है आप है, देखने वाला है या लिखने वाला, सब बराबर। और हम लोगों को यह मूल अधिकार दिया गया है कि कानून का संरक्षण भी करें, कानून का सम्मान करें। कानून के समक्ष समानता आया है ब्रिटेन के संविधान से, कानून का समान संरक्षण आया है यूएसए के संविधान से। दोनों खूब पूछता है, लिखेंगे उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर 16 का डी नंबर लिखेंगे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 के तहत, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता क्वेश्चन लिखेंगे जो ब्रिटेन से लिया गया, जो ब्रिटेन से लिया गया कोष्ठबंध एवं कानून का संरक्षण, कानून का प्रोटेक्शन, संरक्षण जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। जो अमेरिका से लिया गया हो गया। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन, कानून के समक्ष संरक्षण कौन? अमेरिका। उत्तर में निकल गया होगा डी नंबर। 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर का कह रहा है कि घाटा डिफिसिट का वित्त व्यवस्था किसका साधन है? तो एक फिस्कल पॉलिसी का, राजकोषीय नीति का साधन। मौद्रिक नीति जब भी आएगा तो कल बताए थे बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसमें बैंक रेट पर लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले सकती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या बताए थे? आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंक से लोन ले सकती है या कोई कॉमर्शियल बैंक अपने सरप्लस मनी को आरबीआई के पास जमा कर सकती है। सीआरआर के रूप में कैश रिजर्व रेशियो प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को अपने कुल कैश रेशियो का, नगद जमा राशि का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। उसका निर्धारण कौन करेगा? आरबीआई करेगी। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात में सभी कॉमर्शियल बैंकों को यह अधिकार दिया गया कि अपने टोटल डिपॉजिट का, कुल जमा पूंजी का कुछ हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखें। कितना रखा जाए
उसका निर्धारण आरबीआई करता है। तो मौद्रिक नीति होगा, उधार नीति, कर नीति नहीं होगा, क्या होगा, राजकोष की नीति। 18 नंबर, सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए मुद्रा का मूल्यन करता है, डीवैल्यूएशन। गौर से सुनिएगा, डीवैल्यूएशन वैसी स्थिति है जिसमें सरकार जानबूझकर अपने देश के मुद्रा का मूल्य किसी दूसरे राष्ट्र के मुद्रा के तुलना में कम कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, जब सरकार जानबूझकर अपने देश के मुद्रा का मूल्य किसी दूसरे राष्ट्र के मुद्रा के तुलना में कम कर दे, इसी अवस्था को डीवैल्यूएशन या अवमूल्यन कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अवमूल्यन की स्थिति में देश के आंतरिक क्षेत्र में मुद्रा के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अवमूल्यन की स्थिति में जिस राष्ट्र के साथ अवमूल्यन किया गया है उसको छोड़कर शेष अन्य राष्ट्र के साथ मुद्रा के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में अब तक 3 बार हुआ, 49, 66, 91, 1949, 1966, 1991। अब मुद्रा का जो अवमूल्यन है किसी न किसी ऑब्जेक्ट परक होता है। अवमूल्यन में एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, निर्यात बढ़ जाता है। कैसे निर्यात बढ़ेगा, तो विदेशी रुपया घर में आने लगेगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होने लगती है। इंपोर्ट कम हो जाता, आयात विदेशी वस्तु कम आने लगती है। भारत में जो विपरीत भुगतान संतुलन था, प्रतिकूल भुगतान संतुलन था, मतलब निर्यात कम आयात ज्यादा हो रहा था, उसमें धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है, नियंत्रण होने लगता है। आपका उत्तर भी निकल गया होगा, किसको वृद्धि किया करने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए। उत्तर क्या निकलेगा 18 का, सी नंबर। जल्दी से 2 पॉइंट लिखेंगे। अवमूल्यन या डीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन की स्थिति में, अवमूल्यन या डीवैल्यूएशन की स्थिति में सरकार जानबूझकर, अवमूल्यन की स्थिति में सरकार जानबूझकर अपने देश के मुद्रा का मूल्य, अपने राष्ट्र का मुद्रा का मूल्य किसी खास विदेशी राष्ट्र, सरकार जानबूझकर अपने देश के मुद्रा का मूल्य किसी खास विदेशी राष्ट्र के मुद्रा की तुलना में कम कर देता है। हालांकि देश के आंतरिक क्षेत्र में देश के आंतरिक क्षेत्र में क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए तो कट आ सकता है, 500% है, 20 पूरा दो। देश के आंतरिक क्षेत्र में बंद करके देखिए 10% से 20%। हालांकि देश के आंतरिक क्षेत्र में मुद्रा के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए इस स्थिति, अवमूल्यन की स्थिति में
अगला पॉइंट, अवमूल्यन की स्थिति में निर्यात प्लस प्लस मतलब वृद्धि, आयात माइनस माइनस मतलब आयात में कमी, विदेशी मुद्रा भंडार प्लस मतलब वृद्धि, प्रतिकूल भुगतान संतुलन में कमी ईटीसी मान लीजिएगा। ये भारत में अब तक 3 बार, भारत में अब तक 3 बार 1949, 1966, 1991। हो गया। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए मुर्गा, 18 नंबर का उत्तर क्या हो गया, सी नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि शरीर के श्वेत रक्ताणु का कार्य कौन करता है, कल लिखाए थे डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट सेल का टी कोशिका को HIV डैमेज कर देता है। मतलब हम लोग के शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज कब हो जाएगा, जब WBC डैमेज हो जाएगा। उत्तर क्या निकलेगा 19 का डी नंबर। 20 नंबर में चले, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन जिसे ही कहते हैं C2H2, उत्तर क्या निकलेगा बी नंबर। लेकिन क्वेश्चन आएगा पौधा में फल को पकने में मदद करता है इथिलीन, पौधा में फल को पकने में इथिलीन, पौधा में फल को पकने में इथिलीन, लेकिन कृत्रिम विधि से फल को पकाने के लिए C2H2 एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर का रहा है कि आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर। आंखों का रंग आइरिस पर निर्भर करता है, आइरिस। उत्तर क्या निकलेगा बी नंबर। लेकिन और क्वेश्चन देगा, हमारी आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा आइरिस के द्वारा नियंत्रित होता है। लिखेंगे इसी के द्वारा, आइरिस में ही, आइरिस जहां लिखा है क्वेश्चन में छोटा लिख लेंगे, इसी के द्वारा आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। वैष्णव कह रहा है कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाती है तो उसका आधार तल थोड़ा ऊपर उठ जाता है, मतलब ए नंबर। कारण नदी जल के तुलना में समुद्री जल का घनत्व अधिक, याद रखेंगे जिसका घनत्व कम वो ऊपर, जिसका घनत्व ज्यादा वो अंदर। बादल तैर रहा है वायु में, क्यों, क्योंकि बादल का घनत्व कम, वायु का घनत्व ज्यादा। बर्फ पानी के सतह पर तैर रहा है, क्यों, बर्फ का घनत्व कम, पानी का घनत्व, जिसका घनत्व ज्यादा वो अंदर, जिसका घनत्व कम वो ऊपर। उत्तर भी निकल गया होगा 22 का ए नंबर। 23 नंबर कल भी बताए थे TEL और BTX, टेट्रालेड इथाइल और बेंजीन टॉल्मिन जाइलेन, यह दोनों क्या है एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है। क्या है भाई डी नंबर। 24 नंबर कह रहा है कि किसी ने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है, यह राजनारायण बोस के द्वारा कहा गया, ए नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वैक्सीन नहीं है, तो देख भाई BCG का टीका जिसकी खोज कॉलमेट ज्यूलिन ने किया था बच्चों में क्षय रोग से बचाव के लिए।
एंटी रेबीज टीका, इसकी खोज लुई पास्चर ने किया था रेबीज से बचाव के लिए। पोलियो वैक्सीन, जिसकी खोज जोनाल सॉक ने किया था, बच्चों में पोलियो से बचाव के लिए दिए जाने वाला टीका। प्रोजेस्टेरॉन किसी प्रकार का टीका नहीं है, यह एक फीमेल हार्मोन है। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर, प्रोजेस्टेरॉन क्या है? एक फीमेल हार्मोन है। हो गया YouTube के लिए बस इतना ही। YouTube के लिए फिर इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे। जागृत रहे, सजग रहे, खूब पढ़े, मस्त रहे, दनदनाते रहे और एक लक्ष्य लेके चले। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। इसी आशा के साथ YouTube चैनल वाले के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य।